रिकॉर्डिंग लगा देते हैं। यहां पर बोला सबसे पहले आपको, आपने बोला रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले आपने बोला रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम सभी को पता होना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम हम 10th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं कि आपके पास में कोई भी एक पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ठीक है, तो उसको अगर मैं किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करता हूं जिसकी डिग्री कितनी है 1 हो, तो उस वाले केस में मैं डायरेक्टली रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। उस वाले केस में मैं डायरेक्टली रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो आपने लिखा लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पोलिनोमियल, पी ऑफ एक्स बी एनी पोलिनोमियल of degree greater than or equal to 1, and a be any real number, रियल नंबर। तो आपने कहा इफ p of x is divided by x minus a, अगर मैं इसको x minus a से डिवाइड करूंगा देन रिमाइंडर इज इक्वल टू, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू p of a। रिमाइंडर की वैल्यू क्या करोगी, इस पोलिनोमियल को, ये जो आपके पास डिवाइजर है, डिवाइजर क्या होना चाहिए, लीनियर टाइप का पोलिनोमियल होना चाहिए, इसको आपने जीरो से इक्वेट किया, उस पोलिनोमियल में पुट कर दिया, ठीक है। और इसी में अगर आपने कहा कि अगर ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, अगर रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आ रही होगी, तो यानी कि अगर इसे कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। उस वाले केस में ये क्या बन जाएगा, फैक्टर थ्योरम बन जाएगा। उस वाले केस में ये क्या बन जाएगा, फैक्टर थ्योरम बन जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा इफ p of a is equal to 0, then x minus a is factor of p of x, ये फैक्टर बन जाएगा। यही क्या कहलाती है, फैक्टर थ्योरम कहलाती है। यही क्या कहलाती है, फैक्टर थ्योरम कहलाती है। ओके, तो इसमें बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो है, ये रिमाइंडर थ्योरम कहां पर अप्लाई होती है। अप्लाई करने के लिए आप बस ये ध्यान रखते हो कि ये जो डिवाइजर है ये क्या होना चाहिए, लीनियर टाइप का पोलिनोमियल होना चाहिए, लीनियर टाइप का पोलिनोमियल, तब आप अप्लाई कर सकते हो। लीनियर टाइप का पोलिनोमियल होना चाहिए। ये लिखा होता है यहाँ पर डिविडेंड, यहां पर क्या होता है बच्चों, कोशिएंट, और यहां पर क्या होता है, रिमाइंडर। इसका मतलब ऐसे हुआ जैसे मान लो ये जो है डिविडेंड यहां पर लिख दिया मैंने, डिविडेंड है पी ऑफ एक्स, और यहां पर डिवाइजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसकी वैल्यू ऐसे मान आ गई, मान लो 2x+3। तो रिमाइंडर की वैल्यू आप डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हो, इसे जीरो से इक्वेट करो, 2x+3 को जीरो से इक्वेट किया, x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2, ये इसमें पुट कर दो। रिमाइंडर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -3/2। ओके, समझ में आ गया होगा सभी को, रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी, -3/2। यस सर। ओके, सर इतना नेक्स्ट तो देखा। पहले से भी आता था। हाँ, ये 10th क्लास का है, तो मैंने कहा कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको कुछ कुछ चीजें आती है, ठीक है, तो ऐसे मान के मैं चल रहा हूँ। एक बार थोड़ा सा ऊपर करना। नेक्स्ट लिखा मैंने कि सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो आपको याद रखनी है, ठीक है, जो आप अभी तक पढ़ के आए हुए हो, उन चीजों को एक बार मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ सभी को। लिखा आपने सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। तो इसमें सबसे पहले लिखा आपने कि जैसे ये आप पढ़ के आए हो, इन्हें मैं एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, सभी को आती है, बस आप लिख लोगे।
फोर्थ आइडेंटिटीज ऐसे अभी आपने स्क्वायर के लिए लिखी हुई है, ये सारी आपने स्क्वायर के लिए लिखी हुई है। अब आपने क्यूब के लिए लिख ली, तो a माइनस बी होल क्यूब, तो इसका आइडेंटिटी क्या होगी आपके पास में ऐसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab सर माइनस बी क्यूब आना चाहिए, सर सर माइनस माइनस बी क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब की लिख रहा हूं मैं, a प्लस बी, ओके। अच्छा फिर ए लिखा प्लस बी आपने होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब, तो इसकी आ जाएगी a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab इंटू में a माइनस बी। ओके, नेक्स्ट है सिक्स्थ। आपको आपने इसे ऐसे फैक्टराइज फॉर्म में भी लिखना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस का ए बी। सेवंथ, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी भी याद रहनी चाहिए, a माइनस बी, यहाँ पर अगर बाहर माइनस आ गया है तो अंदर क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके, ये तीन एक साथ है, चार बल्कि। ओके, फिर उसके बाद आपने कहा एट नंबर में आपने कहा कि अगर a प्लस बी प्लस सी ऐसे प्लस डी हो, ठीक है, ऐसे पूरे का स्क्वायर चल रहा हो, तो आपने क्या करना है, इंडिविजुअल जो नंबर होगा इनका स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर डी होता तो प्लस डी स्क्वायर भी हो जाता, फिर दो दो की प्रोडक्ट चलेगी, प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, अगर डी होता तो डी के साथ मतलब दो दो की प्रोडक्ट चल रही होती। ओके, ये जो आपने लिखा, एक तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको आप दूसरी फॉर्म में, एक तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, दूसरी फॉर्म में इसे आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या आती है, ऐसे भी आती है, a प्लस बी होल क्यूब माइनस में 3ab इंटू में a प्लस बी, ठीक है, ऐसे ये वाली क्या आती है, ऊपर वाले से आ जाती है ये a माइनस बी होल क्यूब, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, माइनस है तो इस वाले में प्लस 3ab इंटू में a माइनस बी, ये ऊपर से आ जाती है, तो मतलब ऐसे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, ऊपर वाले से आ रही है इसी से। नेक्स्ट नाइन्थ नंबर, आपने क्या हुआ है ऐसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी, तो इसके लिए आपने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया था इसको, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, फिर 2a स्क्वायर जो है a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख लिया, b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर को ऊपर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख लिया, तो आपके पास ऐसे बन गया था ये कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, बाहर 1/2 ऐसे बन गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, 10th नंबर, ऐसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में c क्यूब, फिर यहां पर लिखा हुआ आपके पास में माइनस का 3abc, तो ये आइडेंटिटी आपने याद की हुई है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या चलेगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। इसमें आपने एक कंडीशनल आइडेंटिटी ऐसे करके भी याद किया हुआ है कि इसमें कि अगर आपके पास में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो उस वाले केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू इक्वल टू 3abc हो जाएगा। ओके, अब आपने कहा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, और ये जो लिखा है ये वाला पार्ट कहाँ से लिखा आपने, यहाँ से लिख दिया, ये जो लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे कि 1/2 यहाँ पर लिख दिया आपने कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसी में कंडीशनल आइडेंटिटी करके आपने याद रखा था कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc।
यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, 11th नंबर, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो इसको भी आप लिखना जानते हो। आप लिख सकते हो इसे कि आपने लिख लिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको लिख दिया a प्लस बी जी, तो ए माइनस बी। ठीक है, ये तो ऊपर वाले के बिना याद किए भी कर लेंगे। हाँ, अब आपने कहा ऐसे, ये कोई याद रखने वाली चीज नहीं थी। आपने कहा कि अगर मान लो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है a कोमा बी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो उस वाले केस में ए और बी दोनों के दोनों पॉजिटिव टाइप के नंबर है, तो उस वाले केस में अगर आपके पास में, उस वाले केस में आप लिख सकते हो कि a माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में आ जाएगी अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट बी, और यहाँ पर अंडर रूट में a माइनस का अंडर रूट का b, और यहाँ पर ये जो है a माइनस बी वो आपके पास में क्या होना चाहिए ऐसे कि a की वैल्यू ग्रेटर देन b टाइप से होना चाहिए, कि यहाँ से चलो यहाँ से इससे भी कोई मतलब नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, a माइनस बी की जो वैल्यू होगी उसको आप लिख सकते हो अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो टर्म होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, या फिर 0 हो सकता है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, ऐसे कि अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, इसको हम फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे, मैंने लिख दिया इसे कि इसमें मैंने क्या किया कि प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लिया, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लिया, प्लस ए स्क्वायर करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर रह जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर का मतलब माइनस में ए का होल स्क्वायर, तो ये फैक्टराइज फॉर्म में चला जाता है। ये ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ये पैटर्न याद रहना चाहिए। ठीक है, मतलब करने के लिए तो हम कर सकते हैं, बट जब क्वेश्चन आता है तो पैटर्न याद नहीं रहता है, तो इसीलिए मैं इसे अलग से यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, बहुत सारे टीचर नहीं मेंशन करेंगे, बट मैंने यहाँ पर ही कर दिया है ताकि ये पैटर्न याद आ जाए। 2-3 बार ऐसे लिखा जाएगा तो सर आपको ये पैटर्न उसमें याद रहना था, चाहिए। यस सर, एचओ के HO असाइनमेंट में था। वर्कशीट ये में एचओ असाइनमेंट में था। ओके, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो है पैटर्न, ये इस पैटर्न पर क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, इस पैटर्न पर क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है, तो ये वाली चीज क्लियर होगी सभी को। क्लियर है यहाँ तक की बातें? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट आपके पास में, नेक्स्ट आपके पास में भाई आपने पढ़ा हुआ है इंडिसेज के बारे में, तो आपने ऐसे लिख दिया कि लॉ ऑफ इंडिसेज। सर ए वाली बता दो, इंडिसेस क्या होगा दोबारा। ओके, चलो बताना पड़ेगा। ऐसे आपने कहा डेफिनेशन ऑफ इंडिसेज। डेफिनेशन ऑफ इंडिसेज में ऐसे हो गया आपके पास में कि अगर आपके पास में आप m फैक्टर है, ठीक है, हर एक फैक्टर a के इक्वल है, उसको आपने m टाइम्स आप प्रोडक्ट कर रहे हो, यानी कि आपके पास a को अगर आप m टाइम्स लिख रहे हो तो क्या बन जाएगा, a रेज टू की पावर m बन जाएगा। वो आप क्या लिख रहे हो, ऐसे a इंटू a ऐसे आप लिखते जा रहे हो। तो अगर a रेज टू की पावर m लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि ये जो आपके पास में ये क्या, ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हैं, m टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हैं। क्या कहलाएंगे, m टाइम्स मल्टीप्लाई हुए। यहाँ पर जो a है, ये a क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और जो m है वो क्या कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा, या पावर कहलाएगा, या एक्सपोनेंट कहलाएगा। a क्या कहलाएगा, बेस, और जो m है वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, इंडेक्स। m जो है वो इंडेक्स, ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं पावर, या फिर ऐसे भी बोल देते हैं एक्सपोनेंट। क्लियर होगी इतनी बातें? Yes, sir. पावर के बारे में हम बातें कर रहे हैं, पावर की जो लॉ होती है उनके बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो आपने कहा सबसे पहले लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस, सर ये तो आपने इंडेक्स लिखा हुआ है। हाँ, इंडेक्स का मतलब ये इंडिसेस प्लूरल हो गया। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो अगर आपके पास में a रेज टू की पावर m है प्लस n ऐसे करके लिखा हुआ है, तो अगर पावर आपस में ऐड हो रही है तो वो कब होता है, जब आपके पास बेस सेम हो और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ऐसे तब आपके पास क्या बन जाता है, इनकी जो पावर होती है वो आपस में ऐड हो जाती है। तो
तो अगर ऐड हो रहा कि उनको अलग करना है तो क्या हो जाएगा, a रेज टू की पावर m इंटू में a रेज टू की पावर n हो जाएगा। और ये m और n क्या है यहाँ पर, वेयर m एंड n आर रैशनल नंबर। आर रैशनल नंबर। ओके, दूसरा लिखा आपने a रेज टू की पावर, अगर ऐसे माइनस m लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, ये नीचे जाएगा तो प्लस m हो जाएगा, a रेज टू की पावर m। ये कर चुके हो आप, सारी चीजें आपको आती है, ठीक है। बस आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो a है, यहाँ पर आपने कहा प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0, a की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तीसरा आपने बोला बच्चों कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। इसमें भी ये ध्यान रखना है कि ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 रेज टू की पावर 0 वो अनडिफाइंड होता है, ऐसा नहीं होता है 0, यानी कि प्रोवाइडेड a की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सर ऐसा क्यों है वैसे? जैसे आप कहते हो कि कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0 वो नॉट डिफाइन होता है, तो उसी तरह से 0 रेज टू की पावर 0 वो भी क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। 0 रेज टू की पावर 0 वो भी क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। आप इसे, इस आर्ग्यूमेंट को आप ऐसे समझ सकते हो एक बार के लिए कि आपने कहा कि अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर कोई नंबर लिखा है उसकी पावर 0 कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये जो अंदर कुछ नंबर लिखा है इसके तो कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये तो वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 1 आनी चाहिए थी। ओके, अगर मैं 0 की तरफ से देखूं, 0 की कुछ भी पावर कर लूंगा मैं, तो क्या आना चाहिए मेरे पास, तो 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ गया ना, इस टाइप का चीजें। यस सर। यस सर। और सर 0 को 0 बार मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। हाँ, अब आपने कहा कि ऐसे कि फोर्थ में आपने लिखा हुआ है a रेज टू की पावर माइनस का mn लिखा हुआ है, ऐसे m माइनस n, तो इसका मतलब हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि a रेज टू की पावर m और ये नीचे चला जाएगा तो a रेज टू की पावर n। ओके, फिफ्थ, अगर पावर की पावर होती है तो उस वाले केस में पावर जो होगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, a रेज टू की पावर m इंटू में n। ठीक है, यहां पर भी आपने ध्यान रखना है कि एयर a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये किसके में पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आ रही है? सर पीछे वेडिंग है तो शायद उसलिए आ रही होगी, मैं माइक म्यूट कर लेता हूँ। ओके, जयंत, यश, आयुष, क्षितिज, नोट कर रहे हो भाई? यश, आयुष, यस सर। यस सर। वीडियो ऑन करो फिर। क्षितिज, क्षितिज और आयुष, क्षितिज, आयुष, तुम क्या अंधेरे में बैठे हुए, फिर तुम्हें क्या दिख रहा होगा, कैसे नोट कर रहे होंगे तुम? नोट कर रहे थे, दिखाओ नोटबुक कहां पर है तुम्हारी, आयुष। क्षितिज, तुम भी। ओके, ऐसे लिखा हुआ है a रेज टू की पावर m पूरे की पावर n, तो ये क्या बन जाएगा, a रेज टू की पावर mn बन जाएगा। नेक्स्ट आपने लिखा कि अगर ऐसे करके लिखा हुआ है a रेज टू की पावर, यहां पर लिखा हुआ है कि 1/q लिखा हुआ है, ऐसे 1/q, तो इसका मतलब होगा ये बन जाएगा ऐसे कि a रेज टू की, ये इसका मतलब qth रूट है, qth रूट है ऐसे a। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है a रेज टू की पावर p/q लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा आपके पास में ये क्या है, a रेज टू की पावर जो p है उसकी पावर 1/q होगा, उसकी पावर 1/q का मतलब ऐसे यहां पर q आ जाएगा। ओके, सेवंथ नंबर, आपने बोला कि अगर मान लो दो नंबर है, उनकी प्रोडक्ट में उनकी पावर n है, तो ये पावर जो होगी वो इंडिविजुअल नंबर पर चली जाएगी, a रेज टू की पावर n इंटू में b रेज टू की पावर n। यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर होगी, यहां तक की बातें आप सभी जानते होंगे, बोलोगे क्लियर है सभी को?
Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओके, देखो भी नेक्स्ट लिखोगे इंटरवल्स। इंटरवल्स, तो इंटरवल बेसिकली क्या होते हैं कि ये सबसेट होते हैं, यानी कि जैसे आप कहते हो कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर का मतलब हो गया कि आपके पास में, अगर मैं लिख देता हूं आर, आर का मतलब हो गया माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो उसी के सबसेट होते हैं, उसी के पार्ट टाइप के होते हैं, ठीक है। और इनका इनइक्वलिटी को सोल्व करने के लिए हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। सर Excuse me, क्या sir. होते हैं वो एक बार दोबारा बता दो। क्या कह रहे हो? Excuse me, sir. हाँ बच्चे बोलोगे। सर रियल नंबर्स की हम एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? रियल नंबर का मतलब है कि अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर करूं तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो टाइप की वैल्यू आनी चाहिए। अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूं तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो टाइप के नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो रियल नंबर है। सर ये कह सकते हैं कि वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ ऐसे भी बोल सकते हो, जिन नंबर को हम नंबर लाइन पर सर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोल देंगे, रियल नंबर बोल देंगे। तो हर एक रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बातें? ओके, यस सर। अब आपने ऐसे बोला कि चलो आप ऐसे इंटरवल की फॉर्म में ना लिखकर पहले एक बार एक चीज समझने की कोशिश करो। सर उसे तो ये भी कह सकते हैं ना कि अगर रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। हाँ वही तो बोला अभी, तो मैंने ऐसे बोला कि पॉजिटिव या नहीं सर, जीरो? वो फिर जीरो भी तो हो सकता है ना, जीरो भी पॉजिटिव आ सकता है। पॉजिटिव या फिर जीरो। तो आपने कहा जो सेट होते हैं, जैसे नंबर लाइन पर अगर आपने यहाँ पर इंटरवल की फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसकी फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, सेट की फॉर्म में लिखेंगे। सेट की फॉर्म में लिखने का मतलब हो गया आपके पास में ऐसी ब्रैकेट हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रही होगी, एक नंबर यानी कि एक सेट ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ऐसे ये जो दूसरी ब्रैकेट है इसको हम यूज करेंगे ऐसे, तो ये भी एक सेट ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ऐसे हम एक तीसरी ब्रैकेट जो है ये यूज कर लेंगे, करले ब्रैकेट, ये भी एक सेट ऑफ नंबर को यूज कर रही होगी। तो इसमें देखो, इसमें दो टाइप के सेट होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट सेट, एक होता है कंटिन्यूअस सेट। सेट क्या होता है, सर कलेक्शन। इंटरवल्स क्या कह रहे हो सर? हाँ एक बार वही चीज बता, वहां तक ही लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार के लिए समझोगे पहले, उससे पहले मैंने कहा कि जैसे आपने कहा दो टाइप के सेट होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट सेट, एक होता है आपके पास में कंटिन्यूअस सेट। जैसे आपके पास नंबर लिखे हुए हैं, भाई नंबर लिखा हुआ आपके पास में 1 to 5, उन तीन नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो उन तीन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, डिस्क्रीट सेट का रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। किस चीज का सेट, कौन से सेट का यूज कर लेता हूँ, डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट का मतलब इन करली ब्रैकेट की फॉर्म में मैं लिखा होगा वहां पर, क्या लिखा होगा, इसका मतलब होगा आपके पास में कि ऑल दी नंबर रिटर्न सर वो सिंगल को रिप्रेजेंट करता होगा। विद इन दिस सेट, अभी क्लियर हो जाएगा एक एक बातें, विद सेट आर ओनली प्रेजेंट, आर ओनली प्रेजेंट, नो other number is covered by, no other number is covered by this। सर ऐसा कुछ तो करवाया था वहां पर एचएम में भी। तो जैसे आपने लिख दिया बच्चे कि 1 2 5 ऐसे लिख दिया, इसका मतलब इस ब्रैकेट में ये तीन नंबर लिख दिए, तो इसका मतलब होगा यहाँ पर केवल और केवल तीन एलिमेंट है। कौन कौन सा, एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट है 5। तो आपसे पूछा जाए तो कितने एलिमेंट है, टोटल यहाँ पर 3 एलिमेंट है। इसके अलावा यहाँ पर और कोई नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। कौन कौन से एलिमेंट है, दैट इज 1 2 5। फिर दूसरे जो आपके पास में आप जो बोल रहे हो वो तो आपके पास में जो इंटरवल की फॉर्म में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आप ऐसे बोल रहा हूं कंटिन्यूअस सेट, कंटिन्यूअस सेट। तो कंटिन्यूअस सेट में आपके पास में ऐसे होते हैं कि ऐसे लिखा होगा, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। और ये जो होगी ये आपके पास में कहलाएगी ओपन ब्रैकेट। इनका मतलब क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्यों बोल रहे हैं, तो देखो इसका मतलब ऐसे हुआ, यहां पर लिखा मिलेगा आपके पास में, जैसे लिख दिया 1 और यहां पर लिख दिया आपने 5 ऐसे,
तो ये आपके पास में क्या हो गया, इसका मतलब होगा यहाँ पर ये क्लोज ब्रैकेट है, तो क्या हो जाएगा, ऑल नंबर बिटवीन 1 and 5, ठीक है। 1 and 5 के बीच में जितने नंबर होंगे, 1 और 5 के बीच में कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे भाई, रैशनल इररेशनल कितने नंबर हो जाएंगे, पता नहीं कितने, 1, 1.01, 1.001, 1.0001, ऐसे 1.1, 1.01 ऐसे करके सर- बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। तो ये इनफाइनाइट नंबर जो है, उन सब नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, ये जो है आपके पास में ऐसी कंटिन्यूअस सेट कह रहे हैं, जो आप क्लोज ब्रैकेट जो है इनको हम यूज कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, इस क्लोज ब्रैकेट का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम इस क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो ये जो आपके पास में क्लोज ब्रैकेट का मतलब हो गया 1 से लेकर के 5 तक के जितने भी नंबर है, 1 से लेकर 5 तक का मान लो ये नंबर लाइन है, तो यहां पर है 1 और यहां पर है 5, तो 1 से लेकर 5 तक के जितने नंबर है वो, ठीक है। और फिर ये क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब जो नंबर यहां पर लिखा है ना 1 और 5 इनको भी इंक्लूड करना आपने, ठीक है। एंड ऑल्सो A and B आर प्रेजेंट, ए और बी वो भी प्रेजेंट होंगी। प्रेजेंट होने का मतलब हो गया भाई, आपने 1 के ऊपर भी क्लोज लगा दिया ऐसे, और 5 के ऊपर भी क्लोज लगा दिया, इसका मतलब हुआ 1 से लेकर 1 को भी इंक्लूड करना है, 1 को इंक्लूड करना है, 1 से लेकर के 5 तक के नंबर, और 5 को भी इंक्लूड करना है। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस सेट हो गया। तो यानी कि आपके पास में कंटिन्यूअसली जितने नंबर है वो सारे के सारे आपने रिप्रेजेंट कर दिए, ऐसे ऐसे तो रिप्रेजेंट कर नहीं पाते उन नंबर को, ठीक है। ऐसे तो ऐसे कितने नंबर को लिखता है, 1, 1 पॉइंट ऐसे लिख ही नहीं पाते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, ये कंटिन्यूअस सेट, ठीक है, इनकी जरूरत पड़ी। क्लियर हो गया, मेरी बात को समझ पाए? यस Yes, सर। sir. यस सर। सेट क्या होता है, सेट होता है बच्चों कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं सेट। यानी कि आपके पास कलेक्शन करते हो आप वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, उनका आप कलेक्शन करते हो। तो अगर हम कलेक्शन करते उन्हें लिखते, तो वो जो सेट होते हैं वो उन्हें हम क्या लिखते हैं, करली ब्रेसेज के अंदर लिखते हैं। जैसे अगर अलग अलग एलिमेंट लिखने हो तब तो हम क्या कर लेंगे, करली ब्रेसेज के अंदर लिख लेंगे। करली ब्रेसेज के अंदर लिखने का मतलब क्या कहलाएंगे, डिस्क्रीट सेट कहलाएंगे। बट अगर आपको कंटिन्यूअस सेट लिखने हो, जैसे मैंने कहा 1 से लेकर 5 तक अगर आप लिख नहीं पाते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस सेट का यूज कर लेते हैं। जैसे आप अभी मैंने बताया क्लोज ब्रैकेट का, ओपन ब्रैकेट का, इनका यूज कर लेते हैं। ओके, ये जैसे अभी मैंने बताया 1 to 5 का बताया। अब आपके पास ऐसे अगर मान लो मैं ये लिखता, यहां पर लिख देता ऐसे 1 to 5, तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता कि ऑल नंबर बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट, ए और बी के बीच के सभी नंबर प्रेजेंट होंगे। ओपन है ना भाई, ओपन ब्रैकेट है, तो इसका मतलब यहां पर ये 1 और 5 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, यानी कि ये 1 था और ये 5 था, तो आपने ऐसे ओपन लगा दिया। इसका मतलब हुआ कि यहां पर 1 इंक्लूड नहीं है और 5 भी इंक्लूड नहीं है, 1 और 5 इंक्लूडेड नहीं है, बट 1 और 5 के बीच के जितने भी नंबर है, इनफाइनाइट जितने नंबर है, वो सारे के सारे आपने इंक्लूड कर लिए। ओके, फिर नेक्स्ट होता है आपके पास, एक बताया आपने ओपन, एक बताया आपने क्लोज, एक बताया आपने सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज। ऐसे सेमी ओपन सेमी क्लोज का मतलब क्या हो गया, सेमी ओपन सेमी क्लोज और सेमी क्लोज, या फिर हाफ ओपन सर हाफ एक क्लोज। इंक्लूडेड रहेगा और एक इंक्लूड नहीं हाँ, रहेगा। तो अगर आपने ऐसे कर दिया, मान लो एक तरफ जिस तरफ आपने ये लगा दिया क्लोज वाला, वो तो इंक्लूडेड होगा, और जिस तरफ आपने ये क्लोज वाला नहीं लगाया, ओपन वाला लगा दिया, उस तरफ वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहां पर 2 से लेकर के 5 तक के सारे नंबर है, बट 5 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। 2 इंक्लूडेड है, हाँ 2 इंक्लूडेड है, क्योंकि 2 के ऊपर आपने क्लोज ब्रैकेट लगाई। क्लियर हुई मेरी बातें, यहां तक की बातें? Yes, sir. ओके, ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, ये चीजें मैं आपको एक बार बता चुका हूं। अगर मान लो उल्टा लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 ऐसे, तो यहाँ पर क्या होता है, जिस साइड में आपके पास क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है वहां पर आपके पास क्लोज आ जाएगा 2, 5, और ये क्या आ जाएगा, 5 के ऊपर तो क्लोज आ गया और 2 के ऊपर ओपन आ गया, ऐसे। क्लियर, मेरी बात को समझ पा रहे हो? Yes, sir. ओके, तो यहां तक की बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। यस सर। और ये ही जो है, ये जो आपको बताया ना, ये ही इंटरवल होते हैं, यही क्या होते हैं, इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये सबसेट ऑफ आर होते हैं। क्लियर हो गया होगा समझ में? तो ये जो आपने लिखा ऊपर, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। जो क्लोज वाला था उसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और अगर आपके पास ओपन क्लोज है तो उसको हमने बोल दिया ओपन क्लोज इंटरवल, ऐसे। तो इंटरवल की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो, इसी चीज को मैं दोबारा से लिखवा देता हूं एक बार के लिए। इंटरवल एक बार समझाने के लिए था ही,
अब सीधी सीधी बातें क्लियर होगी आपके पास में कि नेम दे रहे हैं हम, जैसे ये नेम है, ये क्या है, ओपन इंटरवल। ये इंटरवल होते क्या है, सबसेट ऑफ आर होते हैं, सबसेट ऑफ आर। आर का मतलब ओल्ड, जिसमें माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट नंबर लिखे हुए हैं। आर का मतलब हो गया माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट सारे नंबर लिखे हुए हैं, तो उसका सबसेट हो गया, ये क्या है, इंटरवल। उसका सबसेट क्या हो गया, इंटरवल हो गया, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल है, नेम जैसे मैं कहता हूं ओपन इंटरवल, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, उसकी रिप्रेजेंटेशन नेम रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे, ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिख रहा है तो ऐसे लिख दिया आपने A to B। ओके, तो अब इसको लिखना हो कि जैसे एक्स की फॉर्म में लिखना होगा आपने, तो इसे कैसे लिखते हैं, ऐसे सेट की फॉर्म में, मैंने कहा था ये सेट की फॉर्म में होते हैं, तो आप ऐसे लिखते हो कि सेट की फॉर्म में लिखना है तो कर्ली ब्रेसेज के अंदर लिखना होगा। तो कर्ली ब्रेसेज के अंदर कैसे लिखेंगे बच्चों, ऐसे लिखते हैं, एक तो मेथड है कि आप क्या लिख दो, उन एलिमेंट को सीधा सीधा आप लिख दो। अगर आप एलिमेंट को नहीं लिख रहे हो तो आपने क्या कहा कि यहाँ पर एक्स टाइप के नंबर है, क्या है, एक्स टाइप के नंबर है, तो उनकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताना होता है कि एक्स में क्या खासियत है, तो आपने डबल कोलन का साइन लगाया यहाँ पर कि एक्स में, एक्स जो नंबर आएंगे यहाँ पर, एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकती है, जो भी मना करे, बहुत सारे नंबर भी हो सकती है। क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी क्या खासियत होनी चाहिए इस एक्स में, तो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, ए से, और लेस देन है किससे, बी से, ठीक है। ग्रेटर एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन है ए से, लेस देन है बी से, ठीक है। और ये आपने इसको बंद कर दिया। तो ये क्या थी, इसकी डिस्क्रिप्शन थी। सर मतलब हर एक सेट की हम डिस्क्रीट फॉर्म लिख सकते हैं? हर एक सेट की डिस्क्रीट फॉर्म नहीं लिख सकते ना, हर एक सेट की डिस्क्रीट फॉर्म लिखने का मतलब, डिस्क्रीट फॉर्म लिखने का मतलब तो आपके पास में ऐसे हर एक एलिमेंट को अलग अलग लिखने हो, ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो लिखने का तरीका है, अगर ऐसे लिख रहे हो, प्रॉपर्टी के थ्रू लिख रहे हो, तो ये कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या कहलाती है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये लिख सकते हैं ना हर एक सेट के लिए? हाँ हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म। और जो आपने सीधा सीधा लिख दिया था 1 2 3 4, वो कहलाती है रोस्टर फॉर्म। आपने सीधे एलिमेंट को पुट कर दिया, सीधे एलिमेंट को पुट कर दिया। सेट जो होता है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा होता है, ठीक है। ये जो कहलाती है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। सारे बार थोड़ा नीचे करना। और अगर आपने सेट जो होते हैं वो क्या, किस फॉर्म में लिखे जाते हैं भाई, कर्ली ब्रैकेट की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। और जो इंटरवल है, जैसे कंटिन्यूअस सेट है, और जो कंटिन्यूअस सेट है उनको हम क्या करते हैं, ऐसे इंटरवल की फॉर्म में, क्लोज ब्रैकेट की फॉर्म में, ओपन ब्रैकेट की फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं। इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, इन्हीं सेट को हम बोल रहे हैं इंटरवल, इन्हीं सेट को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरवल बोल रहे हैं। तो अगर ऐसे ही करके लिखा हुआ है तो ये क्या रहे, ओपन इंटरवल है, उसकी डिस्क्रिप्शन ये हो गई। ऐसे अगर मान लो क्लोज इंटरवल है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया कि ये ए के ऊपर क्लोज है, बी के ऊपर भी क्लोज है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक्स टाइप के नंबर आने चाहिए। और एक्स में क्या खासियत होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए होनी चाहिए, ए के इक्वल भी हो सकती है, एंड लेस देन इक्वल टू बी होनी चाहिए। वो सारे एलिमेंट यहाँ पर आ जाए। सर हाँ, ये ब्रैकेट यूज करना डिस्क्रिप्शन के अंदर कर ली, ये करली ब्रैकेट्स यूज करना कंपलसरी है? हाँ भाई, कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि जो सेट होता है ना बच्चे, सेट जो होता है वो हमेशा, सेट जो होता है वो हमेशा क्या लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। बट मैंने कहा कि अगर एक सबसेट को लिखना हो, ठीक है, ऐसे इंटरवल को लिखना हो, तो उसके लिए हमने स्पेशल सिंबल यूज किए हैं, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। इनका मतलब क्या निकल रहा है वो बताया हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू ए से लेकर के बी के बीच में, वो सीधा सीधा आपको पता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू ए से लेकर बी के बीच में, जिसमें ए भी इंक्लूडेड है एंड बी भी इंक्लूडेड है। क्लियर? यस सर। ओके, अब आपने बोला, नेक्स्ट आपने बोला कि अगर ऐसी ओपन क्लोज, ओपन वाले में अगर आपके पास मान लो यहाँ पर ओपन है, ए से बी है, तो उसमें क्या लिख देते कि ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें ए के ऊपर तो ओपन लगा देते, यहाँ पर क्लोज ये नहीं लगाते हो, बी के ऊपर क्लोज लगा देते। ओके, ये लिखने का तरीका अगर आप समझ पाए हो तो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। बस आपको बस ये पता रहना चाहिए कि इंटरवल क्या है, इंटरवल ये चीज इंटरवल है, ये इंटरवल है, बस इतना पता होना चाहिए। अगर सेट सेट के बारे में अभी नहीं पता है कोई बात नहीं। क्लियर इतनी बातें? यस सर, यस। ओके, अब आपके पास होते हैं इनफाइनाइट इंटरवल। इनफाइनाइट इंटरवल का मतलब हो गया बच्चे, इनफाइनाइट इंटरवल,
इनफाइनाइट इंटरवल का मतलब हो गया जैसे आपके पास लिखा हुआ है ऐसे ए से लेकर के इनफाइनाइट ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप ए से लेकर के इनफाइनाइट तक जा रहे हो, ठीक है, यानी कि कहीं पर भी ऐसे लिखा हो तो ये क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल कहलाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के बी तक आ रहे हो। ओके, थर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास में लिखा हुआ है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट चले गए, ये सभी क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल कहलाते हैं, इनकी जो लेंथ होगी वो इनफाइनाइट होगी। तो ये ओपन में लिख दिया आपने, ठीक है। इनफाइनाइट के ऊपर कभी भी ओपन नहीं लगता है, इनफाइनाइट के ऊपर आपके पास हमेशा क्लोज इंटरवल रहता है, नहीं इनफाइनाइट के ऊपर आपके पास हमेशा ओपन रहता है, ठीक है। इनफाइनाइट के ऊपर कभी भी क्लोज नहीं लगता, क्योंकि इनफाइनाइट कोई एक नंबर नहीं है ना, इनफाइनाइट तो सिर्फ एक नोशन होती है, तो उसके ऊपर आप क्लोज नहीं लगा सकते। अगर आपने क्लोज लगा दिया तो आपको पता है कि इनफाइनाइट कहां पर है, वहां पर जाके आप क्लोज लगा रहे हो। क्लियर हुआ? इनफाइनाइट के ऊपर हमेशा क्या होगा, नोट डाल के लिख लो, इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन, इनफाइनाइट पर प्लस माइनस इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन, ऑलवेज ओपन। ओपन ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि इनफाइनाइट कोई एक नंबर नहीं होता है, ये सिर्फ एक नोशन होती है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के एक तरीका है। तो आपने हमेशा क्या लगाना है, ओपन इंटरवल लगाना है। तो अगर ऐसे लिखा है तो इन इंटरवल को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल बोलते हैं। क्लियर हुई मेरी बातें? Yes, sir. अगर आपके Yes, पास sir. में Yes. अगर आपके पास में x की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, अगर x की कोई भी वैल्यू नहीं है तो आप ऐसे लिखते हो x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स है, x बिलोंग्स टू 5, यानी कि x की जो वैल्यू हो क्या है, 5 है, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम्प्टी सेट लिख दिया आपने, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट। x belongs to null. हाँ, x बिलोंग्स टू नल, यानी कि नल सेट का मतलब आपने इस ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा ही नहीं, ये लिख दिया, या फिर आप ऐसे लिख दो x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5। क्लियर? Yes, sir. सर void भी कह सकते हैं। हाँ, वॉइड नल एम्प्टी सब एक ही बात है, ठीक है। एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट एक ही बात है, यानी खाली, एक तरह से खाली, खाली का मतलब कोई भी नहीं। अब देखो इसके बीच में आपने कुछ भी लिख दिया ना, इसके बीच में अगर आपने ऐसे 5 भी लिख दिया तो इसका मतलब हुआ ये एम्प्टी नहीं रह जाएगा, इसके अंदर तो एक एलिमेंट चला गया, इसके अंदर एक एलिमेंट चला गया। ओके, यहां तक की बातें सबको क्लियर हुई? अभी मैंने Yes, सेट sir. सेट के बारे में कुछ नहीं बताया, बट ये चीजें कुछ चीजें आपको पता थी इसलिए मैंने बता दिया बस, है ना। क्लियर हो गई यहां तक की बातें? अभी हम Yes, 10th sir. लेवल पर ही चल रहे हैं। ओके, तो ओके अभी तो आपका टाइम हो गया है, तो आगे मेरे को याद दिला दोगे कि स्टार्ट कहाँ से करना है, प्रोपोर्शन से। प्रोपोर्शन के Yes, बारे sir. में बताते हैं आपको, प्रोपोर्शन। तो ये 8th क्लास वाली चीजें, 9th क्लास वाली चीजें खत्म हो जाएगी, फिर 10th क्लास वाली पर नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे, और फिर आपको ले आएंगे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, उन सब चीजों के ऊपर लेकर, और फिर आ जाएंगे, फिर स्टार्ट हो जाएगा आपके पास में, फिर इनइक्वलिटी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ सर तक की बातें सभी को समझ में आ गई होगी बच्चों? तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। सर ये पीडीएफ ग्रुप में भेज देना। हाँ ठीक है, भेज दूंगा ग्रुप में। ओके बच्चों, तो आज की क्लास को यहाँ पर ही खत्म कर रहे हैं। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय सर। ओके बच्चों, बाय बाय। बाय सर। Bye, sir.